राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात करेंगे जो समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार 35 वर्षों से काम कर रहे हैं और इन्होंने अपने एनजीओ आस्था वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से रामलीला का जहां मंचन किया, वहीं इन्होंने कोरोना काल में बहुत ही बढ़ चढ़कर काम किया। इन्होंने कोरोना काल में मास्क वितरण की बात हो या ज़रूरतमंदों को अनाज उपलब्ध कराने की बात हो या उन्हें भोजन और चाय उपलब्ध कराने की बात हो, इन्होंने अपने आस्था वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन काम किया है। इसीलिए राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ में आज मैं गुलशन वीरवानी जी को आमंत्रित करता हूं और मैं गुलशन जी से यह जानना चाहता हूं कि गुलशन जी, आप लगातार 2006 में आपकी संस्था आस्था वेलफेयर आपने रजिस्टर्ड कराया, लेकिन 36 वर्ष से आप रामलीला का भी मंचन करते रहे इस क्षेत्र में और लोगों को जोड़ने का काम किया। तो जरा इस पर आप क्षेत्र की जनता और देश की जनता को बताइए कि आपके मन में यह प्रेरणा कहाँ से है। आस्था वेलफेयर सोसाइटी, जैसे आपने कहा, 2006 में ने पंजीकृत कराई थी, परंतु आस्था वेलफेयर सोसाइटी उससे कई वर्ष पूर्व हम समाज के धार्मिक कार्य निरंतर करते चले आ रहे थे। तो सब लोगों ने कहा कि इसको रजिस्टर्ड कराओ, उसका एक अपना महत्व होता है। तो हमने 2006 में रजिस्टर कराई। माँ बाप की प्रेरणा से हमने ये काम चालू किया। आस्था वेलफेयर सोसाइटी, मैं आपको एक जीवन का अपना सच बताता हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था अपने मासी जी के घर गया था इटारसी में, तो वहाँ हमारे मास्टर जी सुबह उठ के चाय बांटा करते थे, तो मैंने वहाँ से सीख ली। तो पूरी सर्दियों में ठीक 7 बजे, आज लगभग 24-25 साल हो गए, तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी शिवरात्रि के दिन तक हम लगातार घर में चाय बनाते हैं। 200 कप चाय बनती है, मट्ठी या रस कुछ भी, हम उसको लोगों को वितरित करते हैं। रामलीला है, 36 साल हो गए जी रामलीला करते। दशहरा बनाते हैं, रामलीला करना, करवा चौथ का आयोजन करना, गुरु पर्व, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व भी हम वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं। तब कोरोना काल की आप अभी बात कर रहे थे, खाली कोरोना काल में नहीं, कोरोना काल से पहले भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि प्लास्टिक मुक्त। तो प्लास्टिक मुक्त आह्वान में हमने थैला बनाना स्टार्ट किया। 10 रुपये का थैला, वो 10 रुपये का थैला इसलिए हमने कास्ट रखी थी, कपड़ा तो हम आप जैसे लोगों के अनुरोध पर लोगों से इकट्ठा करके लाए और साथ में 10 रुपये हम सेवा बस्ती में जो हमारी बहनें हैं जो सिलाई का काम करते थे उनसे सिलवाते थे। तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हमारे साथ एक समझौता किया। 10 रुपये का थैला हम करोल बाग के उन्होंने अपने जोनल कार्यालय में हमें एक जगह दी, हमने उसमें बहुत वितरित किए। उसके उपरांत हमने मंदिर में यहाँ पर एक शनि मंदिर है, उसका भी मैं सौभाग्य से सहयोग से प्रधान हूँ। तो उसमें हमने जो प्लास्टिक के छोटे छोटे गिलासों में तेल चढ़ता था और वो बाकी आस्था का सामान चलाते थे, तो मैंने उसमें बॉल्स बनवा दिए स्टील की, तो वो प्रारंभ कर दिए। तो इस प्रकार पर्यावरण ठीक रहे, उस पर भी हमने काम किया। कोरोना काल में हमने सुबह निरंतर चाय बनाई। हमने दिन में 2 जगह पर लंच की व्यवस्था की, एक पुलिस बीट बाग पर और एक 4 ब्लॉक में। पहले हमारे एक साईं समिति है, तो पहले उनको मैंने प्रेरित किया, पहले 20 दिन का राशन उनको डाल के, उसके बाद वो खुद भी चालू हो गए। और शाम को हम सूखा राशन देते थे। सूखा राशन में हमने लगभग 1000 लोगों को दिया, उसमें से 200-300 का सहयोग हमारी सांसद मीनाक्षी लेखी जी का भी रहा। हमने यहाँ पर कोरोना काल में कोई हिम्मत नहीं दिखा रहा था, सेवा भारती के सहयोग से सनातन धर्म मंदिर आपके बिल्कुल रमेश टहर के प्रारंभ में ही है, तो वहाँ 150 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया था। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हमने, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक्त इतना भय था, क्योंकि हमारी जो टीम आनी थी वो रात को ही हमारे जो ब्लड बैंक के जो चेयरमैन थे उनको कोरोना हो गया, वो टीम नहीं आई। अगले दिन मैंने, क्योंकि मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास रहा, मैंने सुबह 2 टीमें अरेंज की। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी और एक प्राइवेट थी,
डॉक्टर मेहता थे, तो उनको मैंने पकड़ा और सारा हमने वो व्यवस्था कराई थी। तो कोरोना काल में दवाइयाँ, बहुत ऐसे हमारे परिवारों के लोग थे जो निरंतर दवाई खाते थे, पैसे नहीं थे, उनको हमने मलिक मेडिको से करके कम से कम 80,000 रुपये का हमने बिल दिया होगा दवाइयों का। जो छोटे छोटे लोग आते हैं जो दवाई रोजमर्रा की। कोरोना काल में मास्क, जो मैं अभी आप बात कर रहे थे, हमारे मास्क आसाम तक गए, नॉर्थ ईस्ट में गए, दिल्ली पुलिस को गए, ट्रैफिक पुलिस को गए, MCD में नॉर्थ में दिए, DDA को दिए, और इतनी जगह बांटे। झंडे वाला मंदिर पहले देख के आया मैं, वहाँ पर बांटे तो 67,000 मास्क। उसका मास्क हमारे वितरण करने के लिए चाहे विजय गोयल जी हों, चाहे हमारे थैले वितरण के लिए प्रकाश जावड़ेकर जी, मीनाक्षी लेखी जी हमारे सांसद रहे, और मेरे बॉस रहे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी इसमें आके सहयोग दिया। तो दिल्ली में बहुत से राजनेता, बहुत सी संस्थाओं को भी हमने जाके मास्क दी। और साथ में जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो एक आह्वान आया था, तो उसमें मैंने 78 चेक इकट्ठे करके दिए जी। तो मैंने पूरा प्रयत्न किया है समाज के वो व्यक्ति जो बिल्कुल अंतिम छोर तक था, वो उनको कैसे सहायता मिले। कोरोना काल में सैनिटाइजेशन की हमने अपनी 2 मशीनें खरीदी, और 2 मशीनें लेकर, यहाँ प्रेम खुराना जी रहते हैं बौली नगर में, उनसे केमिकल्स का काम है, उनसे केमिकल लेके झंडे वाला मंदिर में जितना केमिकल गया वो मैंने प्रेम खुराना से वहाँ से लेके दिया। ऐसे ही फनाइल वाले मेरे दोस्त हैं महेंद्र खेड़ा जी, नहीं रहे, उनका छोटा भाई अनिल है, उनसे लेके मंदिर में साफ सफाई की व्यवस्था करवाई, क्योंकि उन दिनों मंदिरों में बहुत प्रॉब्लम थी। मंदिरों में पुजारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे, उनको भी हम, जैसे मैं आपको अभी मैंने बताया कि जो सनातन धर्म मंदिर है उसमें मैं संरक्षक हूँ, और जो शनि मंदिर है सरसी गार्डन का, उसका मैं प्रधान हूँ। तो उन पुजारियों को राशन जो पूरे महीने का रहता था, तो वो भी हमने मुहैया कराया है। तो जो बन पाया समाज के लिए, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। और आप जैसे प्रेमी हैं दिल्ली में बहुत, क्योंकि मैंने निरंतर राजनेताओं के साथ काम किया और मुझे सहयोग खूब मिला, भरपूर सहयोग मिला, और उसी सहयोग की वजह से मैं आज ये काम कर पाया जी। गुलशन जी ने आपको बताया जो किस प्रकार से वे अपने आस्था वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं, और कोरोना काल में उन्होंने किस तरीके से समाज का और राष्ट्र का सेवा इन्होंने किया है। साथ ही इन्होंने ये भी आपको बताया कि राजनेताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और मास्क वितरण की बात हो या अनाज वितरण की बात हो, सभी ने सहयोग प्रदान किया और इनके साथ इस समाज सेवा के काम में लगे रहे, जो राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा की यह पहली कड़ी है। और उस कड़ी में हम गुलशन जी से आगे बात करेंगे कि गुलशन जी काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से तो हैं ही, इनका जो राजनीतिक जीवन जो है सो राजनेताओं के साथ गुजरा है। हम अभी चलते हैं ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद लौट करके आते हैं तो हम फिर इनसे बात करेंगे कि इन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए किस प्रकार से देश में राजनेताओं के साथ जुड़कर राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में काम करते रहे। आप कहीं जाए नहीं, अभी लौट के आते हैं ब्रेक के बाद। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका फिर से ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है। ब्रेक पर जाते समय हमने बात किया था
आस्था वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान, जो शनि मंदिर के भी प्रधान हैं, और सनातन धर्म मंदिर रमेश नगर के चेयरमैन भी हैं गुलशन बिरवानी जी से। गुलशन बिरवानी जी ने बताया किस प्रकार से वे लगातार धर्म के क्षेत्र में हो या समाज सेवा के क्षेत्र में हो या राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में किए गए सकारात्मक बातें हो, इन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इनके साथ जो टीम जुड़ी हुई है आस्था वेलफेयर के साथ, वो भी लगातार चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, शिव की पूजा हो, चाहे वो रामलीला का अवसर हो, हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हमने आपसे कहा था जो कि हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि ये एक प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं और इस देश के गिने चुने राजनेता, जिनका भारत के राजनीतिक क्षेत्र में एक नाम है, पहचान है, उसके साथ भी रहे हैं। तो मैं इनसे बात करूंगा कि उनके साथ रह के राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में किस तरीके ये लगातार काम करते रहे और आज ये आस्था वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से किस प्रकार काम करें। आप सबसे पहले गुलशन जी ये बताइए, जो कि आपने जो है तो सरकारी अधिकारी रहते हुए राजनेताओं के साथ आपने काफ़ी समय गुजारा है, तो कहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी? वैसे मैं 1979 में मैंने ज्वाइन किया था नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन और 1980 में ज्वाइन किया था डीडीए। परंतु 77 से लेके 77 से 79 तक मैं इस जो मंडल है रमेश नगर मंडल का, मैं उपप्रधान था। हमारे केवल किशन कुमार जी जो कि शक्ति भोग, उनका बाद में लगा, पहले वो हाथी ब्रांड आटा था उस वक्त, तो वो प्रधान थे, मैं उपप्रधान था। तो उन्होंने शक्ति भोग आटा लगाया तो मैं प्रधान बन गया। परंतु जब मेरी गवर्नमेंट सर्विस लगी तो मैंने राजनीति छोड़ दी और सेवा के कार्य में साथ साथ काम करने लग पड़ा। तो मैंने सबसे पहले सेवा भारती, जो हमारी आरएसएस की एक बहुत बड़ा संस्था है जो सेवा के काम करती है, उसके माध्यम से मैंने मायापुरी की झुग्गियों में काम प्रारंभ किया था। तो मुझे लेके जाते थे, मायापुरी की झुग्गियों में काम प्रारंभ किया, तो फिर उस काम का सिलसिला निरंतर बढ़ता चला गया। फिर उसी काम को देखते हुए 1993 में जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी, श्री मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री बने 3 दिसंबर 1993 को, और मेरी 7 दिसंबर 1993 को उनके पास पोस्टिंग हो गई एज ए पीए की। अच्छा। 7 दिसंबर 1993 में डीडीए से डेपुटेशन पे आया, को टर्मिनस की पोस्ट थी। उसके बाद 2018 में मैं रिटायर हुआ। मैं लगातार राजनेताओं के पास रहा। मेरा सौभाग्य है, दिल्ली को संभालने वाले 3 दिग्गज नेता थे जिनका नाम स्थापित दिल्ली था, श्री मदन लाल खुराना, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा और केदारनाथ साहनी जी। मेरा सौभाग्य है, मैंने 3 के साथ तो काम किया, इसके अलावा प्रोफेसर जगदीश मुखी जी और डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ भी काम किया। खुराना जी के पास मुख्यमंत्री के काल में मैं उनका पीए था। मुखी जी के पास मैं जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, मैं उनका पीएस था। और जब विजय कुमार मल्होत्रा जी नेता प्रतिपक्ष थे, मैं उनका ओएसडी था। और जब केंद्र में डॉक्टर साहब पहले स्वास्थ्य मंत्री फिर पर्यावरण मंत्री बने, तो मैं उनका एडिशनल पीएस था। और इसके दौरान एक चौपाल नामक संस्था है जो हमारी आरएसएस की है, केदारनाथ साहनी जी वो चलाया करते थे। तो उन्होंने मुझे उसमें एसोसिएट कर रखा था। मुझे बहुत कहते थे कि आप इसके डायरेक्टर बन जाओ। मैं कहती मैं बन नहीं सकता क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो मैं थोड़ा हिच करता था, परंतु मैं उनके साथ निरंतर जुड़ा हुआ था। 1 महीने में उनके साथ जरूर बैठना होता था। तो मेरा सौभाग्य है, दिल्ली के जो 3 बड़े नेता, कदावर नेता, जिस देश में जिनका अपना एक नाम था, अपना एक स्थान था, मैंने तीनों से शिक्षा प्राप्त की। हर व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ बहुत बड़ी चीज़ें मैंने सीखी। मदन लाल खुराना की अपनी कार्यशैली थी, विजय कुमार मल्होत्रा का जो प्रशासन था, मुखी जी का जो फाइनेंस में ज्ञान था, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का जो समाज की सेवा उनके डॉक्टर काल में रही वो, और साहनी जी का तो कोई बात ही नहीं है, किस तरह से जीवन को अपने संयम करके चलना है, ये सभी से कुछ ना कुछ सीखा जी मैंने। गुलशन जी, आपने इतने सारे राजनेताओं के साथ, जो दिल्ली में राजनीतिक के शिखर पुरुष कहे जाते हैं, उनके साथ आपने अनुभव लिया है,
और आज आपकी धर्मपत्नी बीना विरवानी भी निगम पार्षद हैं रमेश नगर क्षेत्र से, वार्ड नंबर 101 से। तो क्या इसका कोई राजनीतिक के जो आपने गुण सीखा है उससे अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपके पास कुछ ऐसा अनुभव ही अनुभव है? क्योंकि जब खुराना जी इस क्षेत्र में, खुराना जी मुख्यमंत्री थे, ये क्षेत्र में ही देखता था। मोतीनगर विधानसभा उनके घर F104 में बैठ के देखता था। ये जो विधानसभा है केवल मात्र ये वार्ड नहीं बल्कि विधानसभा का एक एक काम मेरे टिप्स पे है। जब मेरी वाइफ यहाँ की सदस्य बनी, वो पहले साल में DDA की मेंबर बनी और दूसरे साल में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बनी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की। तो जो काम मैं खुराना जी करना चाहते थे और हमारे विजय कुमार मल्होत्रा जी करना चाहते थे, मुखी जी करना चाहते थे, उन काम को मैंने आगे बढ़ाया। ऐसे बहुत से काम हैं, क्योंकि मैं अगर कहूँगा तो मेरी धर्मपत्नी से पूछोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। परंतु मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, मेरी धर्मपत्नी भी है और मेरे शिष्य के रूप में काम किया, क्योंकि मैंने उनको राजनीति समझाई। वो शिष्य मेरा बॉस बना है एक बार। कैसे? क्योंकि DDA के 30 की मेंबर बनी, मैं DDA का एम्प्लॉय था। तो मुझे याद है LG साहब ने हंस के कहा, फिर मानी तेरी धर्मपत्नी तेरी बॉस बन गई आज। मैं कहा बिल्कुल बन गई जी। कहते तेरी शिष्या भी है और तेरी बॉस भी बन गई। मैं कहा बिल्कुल आपने सच कहा। तो जब अथॉरिटी की मेंबर बनी थी तो हमने बड़े काम, परंतु MCD का कार्यकाल बहुत छोटा रहता है, एक साल के लिए बनाते हैं। एक साल में 8 या 9 महीने काम करने का मौका मिलता है। तो 2 साल जो काम करने का मौका मिला, आप उनसे पूछेंगे, इतिहास गवाह है कि ऐसे ऐसे काम किए। मानसो गार्डन में टैंकी वाला पार्क, दुनिया कहती है, भाटिया जी ने रिकॉर्ड पे कहा, जो भाटिया जी PS थे खुराना जी के साथ, कि खुराना जी के बाद अब काम हुआ। आप डॉक्टर हेडगेवार जाकर पार्क में देखें, वहाँ पर ट्रैक जो कि दिल्ली में शायद दूसरी तीसरी बनी, पहला उसमें हमारी स्टील के बेंचेस आए। उसका जो ग्रीन वेस्ट का प्लांट दिल्ली का लगा वो पहला लगा। हमारा जो टॉयलेट बना जो हमने BOT बेसिस बनाया वो पहला लगा। तो इस प्रकार के अनेक काम हैं जो खुराना जी की लेगेसी से मुझे मिले, खुराना जी से अनुभव से मुझे मिले कि कैसे कराते हैं, सेवा बस्ती में काम कैसे कराते हैं, शहर में काम कैसे कराते हैं, दिल्ली का विकास कैसे हो। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लैंडमार्क हमने काम किए हैं। बाकी विस्तार में आप बेहतर रहेगा कि वीना जी से बात करें, क्योंकि वो अपने मुखारबिन से कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में गुलशन बिरवानी ने किस प्रकार से आपको ये बताया कि वो समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया, राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में ये लगातार प्रयासरत हैं। हम इनसे अब ये जानना चाहेंगे जो कि राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए, क्योंकि आप एक NGO भी चलाते हैं, राजनीतिक दल से भी आप जुड़े हुए हैं और आप एक अधिकारी भी रहे हैं। आज जो राष्ट्र को ज़रूरत है, राष्ट्र को सर्वप्रथम बनने की दिशा में, भारत को विश्व गुरु बनने की दिशा में आपको कहाँ लग रहा है, कहाँ कमी है जिसे दूर किया जाए? आप इस राष्ट्र सर्वप्रथम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? एक संदेश, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी समझे। मैं क्या बढ़िया कर सकता हूँ देश के लिए, बस वो करते हैं। दूसरे को मत कहें, दूसरे की आलोचना मत करें। कहते हैं दरबार साहब में जब ग्रंथ लिखा गया तो उसमें सबसे ज़्यादा कोई चीज़ आई तो एक चीज़ आई, कहते किसी की आलोचना मत करो। ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। तो बस एक ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लो कि मैं क्या समाज के लिए कर सकता हूं, बस वो कर दो। जिस दिन ये सोच बन जाएगी तो हमारा देश, कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है जिस गति से आगे चल रहा और तेज गति से चलेगा और विश्व की जो विश्व में इसका डंका लगाएगा और विश्व गुरु बन के रहेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में गुलशन बिरवानी ने बड़े ही बेबाकी के साथ कहा, जो कि आप आलोचना न करें, आप अपने अंदर झांकें, आप क्या कर सकते हैं राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में, आप वो काम करें। इसीलिए कहा गया है, जो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। गुलशन जी यही कहना चाहते हैं, दूसरे की आलोचना करने में क्या रखा हुआ
हुआ है। आप अपने अंदर की कमी को ढूंढो, उसे दूर करो और राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में अपना योगदान दो। राष्ट्र स्वतः विश्व गुरु बन जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में गुलशन गिरवानी पधारे और उन्होंने आस्था वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा किए गए कार्यों को बताया। फिर हम इनसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम राष्ट्र सर्वप्रथम में। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की सुप्रसिद्ध भजन सम्राट नरेंद्र चंचल जी का आज दोपहर लगभग 12 बजे दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। इसकी सूचना एकता मिशन के महामंत्री संजय मलिक ने राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम को दी। आपको बता दें कि नरेंद्र चंचल एकता मिशन के सर्वसर्वा थे। चंचल जी 80 वर्ष के थे और 1.5 महीनों से शारीरिक कमजोरी महसूस कर रहे थे, जिसके चलते उनका इलाज अपोलो अस्पताल में चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। नरेंद्र चंचल अपने पीछे पत्नी, 2 पुत्र और 1 पुत्री छोड़ गए हैं। डीआईडी चीफ और ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ललित सुमन ने नरेंद्र चंचल जी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। नरेंद्र चंचल जी का अंतिम संस्कार दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान घाट में कल किया जाएगा। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में स्थित गुरुद्वारा में माथा टेका। साथ ही बिहार सरकार ने ग्रामीणों को सुविधा देने के लिए राज्य की सभी पंचायतों में बस पड़ाव के निर्माण का फैसला किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राजगीर के शीतल कुंड गुरुद्वारा में मत्था टेका और निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 1506 ईस्वी में गुरु नानक जी महाराज शीतल कुंड आए थे। यहाँ निर्माण का काम चल रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जन्म स्थान रहा बिहार में, पटना साहिब उसको कहा जाता है। लेकिन ये जो स्थल राजगीर का देख रहे हैं, ये गुरु नानक देव जी महाराज का है और यहाँ पर वो आए हैं। कब आए हैं? तो अगर ईस्वी देख लीजिए, जो हम लोगों को पता है कि 1506 ईस्वी यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर लोगों ने कहा कि सब यहाँ का कुंड का पानी गर्म है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऊपर वाले भगवान की कृपा, और वही एक पैर से उन्होंने छुआ है और यहीं पर शीतल कुंड शुरू। तो जैसे ही 350वें साल में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का बहुत अच्छे ढंग से सब किया गया, तो उसी समय हम लोगों को लगा कि अगर यहाँ पर ठीक से बन जाता तो बहुत अच्छा होता। तो मेरी बात सब लोग मान लिए, आकर के देखें, और ये निर्माण का काम चल रहा है। अगले 2 सालों में राज्य के सभी 8,387 पंचायतों में बस पड़ाव का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ग्रामीणों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह फैसला लिया गया है। परिवहन विभाग ने चरणवार तरीके से बस पड़ाव बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। पहले चरण में राज्य की 500 पंचायतों में बस स्टॉप के निर्माण की योजना को मंजूरी दी गई, जिनमें से 418 पर काम अंतिम चरण में है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निर्देश पर लोगों की सहूलियत को देखते हुए दीघा आर ब्लॉक 6 लेन अटल पथ पर 4 जगह फुट ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इसके मद्देनजर बिहार राज्य सड़क विकास निगम की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। गौरतलब हो कि बीते 15 जनवरी को मुख्यमंत्री ने अटल पथ का लोकार्पण किया था। उन्होंने महेश नगर में बन रहे फुट ओवरब्रिज के निरीक्षण के दौरान कहा था कि 3 अन्य जगहों पर भी फुट ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। कृषि के क्षेत्र में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पौधा संरक्षण संभाग में 1175 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। मुख्यमंत्री की पहल पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने विभाग की समीक्षा बैठक में खाली पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने 26 जनवरी को गांधी मैदान में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी हेतु कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया। सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने समाहरणालय परिसर में नवनिर्मित वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 25 जनवरी 2021 राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर इसका उद्घाटन प्रस्तावित है। गया के जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने मिशन परिवार विकास अभियान के तहत परिवार नियोजन के प्रति जन जागरूकता के उद्देश्य से 10 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ परिवार नियोजन के संदेश को लेकर लोगों के बीच जाएंगे।
यह अभियान जनवरी से मार्च 2021 तक चलाया जाएगा। वैशाली के जिला पदाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह की अध्यक्षता में जिले में क्रियान्वित बाल विकास परियोजना एवं बाल संरक्षण इकाई की मासिक समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खगड़िया के जिलाधिकारी ने जिला कोषागार का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोषागार के स्ट्रांग रूम, संधारित संचिकाओं व पंजियों का भी निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में शहर में जाम की स्थिति से निपटने, अतिक्रमण को लेकर चलाए जा रहे प्रभावी ड्राइव को कंटिन्यू करने तथा सुगम यातायात परिचालन के मद्देनजर महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने मिशन परिवार विकास अभियान, लघु सिंचाई के अंतर्गत सरिसव वियर योजना एवं कई प्रकार के मुद्दों को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने अभियोजन कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रोजगार सृजन को लेकर सीतामढ़ी जिला प्रशासन तत्पर है। जिलाधिकारी ने मनरेगा एवं जल जीवन हरियाली आदि योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि मनरेगा के तहत अधिक से अधिक मानव दिवसों का सृजन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। दिल्ली के मादीपुर कॉलोनी के बी ब्लॉक की गलियों में सीवर लाइन खराब होने की वजह से गलियों में गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे वहां गंदगी फैलने के साथ साथ स्थानीय निवासियों को भी आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। आम जनता का कहना है कि यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी से गिरीश सोनी है और निगम पार्षद वार्ड नंबर 1 से सुनीता कांगड़ा। इस विषय में विधायक गिरीश सोनी को बताया गया था तो उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं, ये काम निगम पार्षद का है। तो आज जनता के कहने पर निगम पार्षद सुनीता कांगड़ा आई और क्षेत्र का मुआयना किया। गाड़ी बुक करा रखी है, अभी इस लड़के को मैं साथ में लेकर आई हूँ, इसीलिए कल ये गाड़ी यहाँ पर लगाएगा, इसको साफ करेगा। गंदा पानी आ रहा है, बताओ मैं इसको 1 महीने के अंदर इसकी सड़क बना दूँ, वो फिर खोद देगा, फिर के मेरे को सीवर लाइन डालनी है, फिर तो वो पैसे भर देगा वहाँ पर कि मेरे को सीवर लाइन डालनी है, फिर वो सड़क का नुकसान। अब बताओ सीवर डालेंगे उसके बाद सड़क बनने का फायदा है। बताओ ना, क्लियर बताती हूँ कि अब वो अपने बंदे भेजेंगे, आप काम रुकवा दोगे। वो तो ये बात बोलते हैं, तो यही कह रहे हैं। अभी अगर वो अगर क्लियर होता तो बात नहीं करता क्या? ये करो, मटके वोट कराओ, जो पता लगे उसको कि मैं हम कितनी मुसीबत में, उसको खींच के लेकर आओ ना। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र सर्वप्रथम जब बनेगा जब हम सभी लोग आपस में एकजुट होकर रहें, हम सभी धर्मों का मान सम्मान करें, सभी जातियों का मान सम्मान करें, किसी के साथ भेदभाव नहीं करें, हम मिल के रहें, हम सभी धर्मों का आदर करें, हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की जाति के खिलाफ या एक दूसरे के धर्म के खिलाफ कोई दुष्प्रचार ना करें, हम सभी धर्मों का आदर करें। और जब हम इकट्ठे होकर रहेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो हमारे राष्ट्र को सर्वप्रथम होने से रोक सके। आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने काफ़ी विकास किया है, लेकिन भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? भारत विश्व गुरु, इसकी नींव तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी नींव डाली थी और उसकी नींव को मजबूत किया इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, नरसिंह राव जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, और अब उसी को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। विश्व गुरु बनने के लिए हमने जो हमारे प्रयास उस समय पे किए गए थे और हम जिस तरह से काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय के अंदर भारत विश्व गुरु बनेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम बनाने में वे अपना क्या योगदान दें? केंद्र सरकार को भी सभी जातियों का, सभी संप्रदाय के लोगों का ध्यान रखते हुए, उन्हें सबको एक नज़र से देखते हुए और सभी जातियों का, सभी धर्मों का मान सम्मान करें। हम सभी को एकजुट करके चलेंगे, सभी जातियों का सम्मान करेंगे, सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, जब भी भारत विश्व गुरु बन सकता है। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है? राष्ट्र को सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उपाय करने चाहिए। यदि हमें सही मायने में भ्रष्टाचार को निपटाना है
तो हमें पारदर्शिता लानी होगी। देश की जनता को ये पता होना चाहिए, एक एक चीज़ का हिसाब उनके पास होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगेगी। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।